नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। 2014 के आम चुनाव के मद्देनजर अब इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि बनारस और पूर्वांचल से होकर गुजरने वाला है। वजह साफ है, बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने आए हैं। उनके खिलाफ दिल्ली से चलकर आए अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और तीसरे मोर्चे के सियासी अखाड़े के पहलवान मुलायम सिंह ने आजमगढ़ से ताल ठोक दी है। पिछले 3 दिनों में आपने आजमगढ़ और बनारस की चुनावी हलचल देखी। आज भी हम बनारस में हैं, लेकिन बनारस के जरिए आज हम आपको दिखाएंगे कि पूर्वांचल के इस चुनावी युद्ध में बनारस और आजमगढ़ का क्या किरदार है और ये इस चुनाव के नतीजों पर क्या असर डालने वाला है। बनारस की चाय, बनारस का पान और अगर सुबह हो तो बनारस की कचौड़ी, ये यहाँ की एक रवायत है। सुबह हुई नहीं कि लोग जलेबी और कचौड़ी खाने निकल पड़ते हैं। बनारस की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे आपको एक कचौड़ी और एक चाय की दुकान दिख जाएगी। यहाँ पर राजनीति की भट्टी सुलगती रहती है और कचौड़ियों के हिसाब से, कचौड़ियों के नाम पर यहाँ पे गलचौरा बहुत होता है। यहाँ हर घर के सामने एक चबूतरा देखेंगे। बहुत करोड़पति हों, लखपति हों, वो आएंगे, सुंगनी मुंह में रहेगा, बैठे रहेंगे 10 लोग, जब तक चौपाल, जिसको चौपाल कहते हैं, वही गलचौरा, वहाँ बैठ के आपस में बातचीत को ही गलचौरा कहते हैं। कैसा है स्वाद इस समय राजनीति का यहाँ बनारस में? काफी चटक है, क्योंकि एक तरफ लोग राष्ट्रीय क्षितिज पे मोदी को देख रहे हैं, वहीं स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को देख रहे हैं। हालांकि केजरीवाल भी इसमें आए हैं, दमखम काफी बांधे हैं, लेकिन हालांकि इस समय बनारस का राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के साथ देख रहा है। अरविंद केजरीवाल फालतू है, उनका कोई मतलब नहीं है उठने का। वो केवल अपना समय नष्ट कर रहे हैं और जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। ये चुनाव बनारस के संबंध में नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश के संबंध में हो रहा है और पूरा देश बनारस में निवास करता है। जैसे मोदी जलेबी बन गई। मोदी जलेबी, चलिए आइए मोदी जलेबी देख लेते हैं आगे। क्या बात है। मोदी बनारस से लड़ रहे हैं और बनारस से उनके चुनाव प्रचार अभियान, उनके जनसंपर्क की अगुवाई कर रहे हैं सीपी ठाकुर, जो वरिष्ठ नेता भी हैं और बीजेपी के बिहार में सर्वे सर्वा है। कैसी तैयारी चल रही है और क्या लग रहा है बनारस? तैयारी बहुत अच्छी है और यहाँ सारे लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी यहाँ से एमपी बने। तो क्या वजह वही रही है कि बनारस इसलिए ताकि ये पूर्वांचल का पूरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा और बिहार तक इसका रहे? बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तरांचल है, वो सारे से नज़दीकी है, सब वो तो हिस्सा ही था, इसका एक हिस्सा ही था। तो इस सब से होगा क्या कि दिल्ली, लोग कहता है कि सारी गाड़ी जो दिल्ली पहुंचती है सो उत्तर प्रदेश होकर के सड़क होकर जा रहा है। आप बिहार में सर्वे सर्वा है, क्या है वहाँ की स्थिति? वहाँ क्या लग रहा है? वहाँ भी स्थिति ठीक ठाक है। नरेंद्र भाई का हवा है, उस हवा को कैसे वोट में परिणत कर दें और कैसे वो बंद हो जाए वो वोट के बक्सा में, ईवीएम में, वो प्रयत्न करना है सबके लिए। ये वहाँ पर पहले आपके खिलाफ हुआ करते थे, आज आपके साथ खड़े हुए हैं और आप दोनों लोग बनारस आए हुए हैं। अब इनका साथ लेकर आपको कितनी मजबूती महसूस होती है और तब की कुछ बातें होती है क्या? नहीं, बात इनसे हम लोग लड़े जरूर दोनों आदमी, लेकिन कोई आपस में कटुता नहीं हुई कभी। उत्तर प्रदेश की क्या हालत लग रही है? उत्तर प्रदेश में भी सुनामी है। अधिकांश 80 सीटों में अधिकांश सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एलआई पार्टनर हैं वो विजय हासिल करेगी। ये भी आश्वस्त है मोदी की जीत से बनारस को लेकर कि बनारस में वो जरूर जीतेंगे और बिहार में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ मान रहे हैं, लेकिन देखना होगा, वक्त बताएगा कि आगे नतीजा क्या होता है। 40 से ऊपर पारा पहुंच चुका है और राजनीतिक सरगर्मियां भी पूरी तौर पर सरगर्म है। और ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर आकर बनारस में हमने बात नहीं की यहाँ के छात्रों से, यहाँ के लोगों से, तब तक बात
बनती नहीं, और खासकर जब मोदी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से पूरी तरह सियासी माहौल गर्म हो चुका है। यहाँ पर सीधे बात करते हैं उन छात्रों से, उन लोगों से जो सीधे ताल्लुक रखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और उन्हीं से जानते हैं। किसान के बारे में कोई नहीं बोल रहा। ये देश की ये सबसे बड़ी विडंबना है, जहाँ की 50% से 60% किसान रहते हैं। किसान के बारे में एक भी पार्टी नेशनल तौर पे कोई भी अच्छा एजेंडा लेके कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मजदूर की बात करते हैं लोग, और लोग व्यापार। मैं बुंदेलखंड से भी होके आ रहा हूँ। किसानों की हालत क्या है वहाँ पे, वो मैंने देख ली है। वहाँ के खेत प्यासे हैं, किसान भूखे हैं। अगर आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो गरीबी बुंदेलखंड से भी ज्यादा है। दिक्कत ये है कि राहुल गांधी वहाँ जाते नहीं है पूर्वांचल में, बुंदेलखंड जाते हैं और गरीबी देखते हैं तो वो करते हैं। नरेंद्र मोदी के आने से एक बात हुई है कि कम से कम मुद्दा विकास हुआ है। जातिवाद, संप्रदायवाद, इनसे हटकर मुद्दा बनारस में इस समय विकास का है। ये नरेंद्र मोदी तो हुआ है सर। अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ बांटते थे जूता चप्पल चला है, ऐसा क्यों? ये बोले थे ये अरविंद केजरीवाल खांसी मॉडल बताएंगे। जब तक वो सत्ता, नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल खोल लिए गुजरात में, जहाँ पे इलाज करा लेते हैं अरविंद केजरीवाल? सत्ता में नहीं थे तब तक खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब सत्ता में है तो सत्ता छोड़ के भाग दिए, कुछ कर नहीं पाया। बात करना आसान होता, लेकिन जब सत्ता चलाओ तो उसका पता चलता है। हम कहें नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे, 10 साल से कांग्रेस सरकार थी वो भी तो कुछ नहीं कर पाई। और तीसरा कोई नरेंद्र अरविंद केजरीवाल को अपना जो एनजीओ बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको क्विट करना होगा। अगर वो वाकई में जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक्ट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर। अभी भी वो अपनी एनजीओ की जो इमेज है उससे निकले नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब जो है प्रॉमिसर हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रॉमिसर नहीं है, वो डिलीवर कर रहे हैं, परफॉर्मर है। अरविंद के नहीं मोदी साहब परफॉर्मर है सर, उन्होंने परफॉर्मर होते परफॉर्मर तो गंगा के जो है क्या नाम है मुद्दे पर आज तक कोई बोल रहा है, सिर्फ पेपरों पे जो है पैसे लोग कमाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो वनली पर। देखिए मेरी राय है कि हर संसदीय क्षेत्र से लोकल पुरुष को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के मौजूदा हालात को जानता है और वो अच्छे से उस क्षेत्र में काम करता है। बनारस में अगर मोदी लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे हैं, और बनारस में उनके जनसंपर्क, उनके प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं उनके नायब यानी डेप्यूटी मनीष सिसोदिया। केजरीवाल जी का मोदी के खिलाफ लड़ना एक मैसेज है या वास्तव में आप यहां से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और बिहार तक यानी भोजपुर तक पूरा जाता है। बिल्कुल, ये राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और मुझे लगता है कि ये बनारस के चुनाव गंगा की सफाई का रास्ता भी साफ करेगा और संसद की सफाई का रास्ता भी साफ करेगा। दोनों की सफाई जरूरत है, दोनों से देश का भविष्य तय होता है। तो गंगा की सफाई भी यहाँ से होगी, यहाँ की राजनीति के जरिए, और यहीं की राजनीति के जरिए अब देश की संसद की सफाई भी होगी। ये सारा सियासी समीकरण जो है वो पूर्वांचल को लेकर है। कम से कम 12 सीटें बिहार की इससे भी प्रभावित होती हैं, और यही है राजनीतिक रणनीति नरेंद्र मोदी की कह ले और उनके जवाब में मुलायम सिंह की। आज यहाँ पे बनारस क्लब के बाहर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे कुछ मुअज्जिज लोग हैं, यहाँ के पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं जो समझ रखते हैं हर चीज की, उनसे बात करेंगे। बनारस से मोदी लड़ने आए, उन्होंने फैसला किया कि बनारस में लड़ेंगे। उनके जवाब में पूर्वांचल की तरफ आने के लिए आजमगढ़ से मुलायम ने पर्चा दाखिल कर दिया और अरविंद केजरीवाल भी आ गए। देखिए, पूर्वांचल जो भोजपुर प्रदेश है वो बनारस और पटना तक ये सेंटर रहा है बनारस, तो बहुत सोच समझ के, चाहे वो मुलायम सिंह जी हों चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी हों, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे ही बनारस को चुना तो आसपास केजरीवाल जी बनारस लड़ने आ गए, मुलायम सिंह जी आजमगढ़ आ गए। बहुत दिनों बाद 77 में जो जेपी की लहर थी उसके बाद ऐसी क्रांति राजनीति में आई है और पहली बार उसके बाद मुद्दों पे लड़ाई हो रही है। यह मुद्दा ऐसा खड़ा हुआ है कि आम पब्लिक जो वोटर है, आम मतदाता है, वो वोकल हुआ है। उत्तर प्रदेश का मेरे ख्याल से सबसे पिछड़ा हिस्सा पूर्वांचल है। पूर्वांचल के लोग विकास चाहते हैं,
अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है, ये खुद ही दिल्ली से आए हैं पीछे। इनका मेन मोटिव है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ लड़ रहे हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल आए हैं। ये जब वहां पे सरकार पूर्वांचल की वजह से नहीं आए, पूर्वांचल की वजह से नहीं आए, ना इनका कोई एजेंडा है पूर्वांचल, ये तो बस इसलिए आए हैं लड़ने के लिए। पूर्वांचल भाई साहब बहुत रॉ जगह है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई पॉलिटिशियन जो एक प्रगतिशील आता है यहाँ देखता है तो उसको यहाँ की संभावनाएं असीमित है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। पूर्वांचल में जो दिखता है मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यहाँ पान की दुकानें आप देखेंगे तो सब भरी रहती हैं, मतलब इतना लोगों के पास कोई काम धाम कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर काम जब तक नहीं मिलेगा तब तक, और हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कर सकते हैं। वाराणसी पूर्वांचल का एकदम समझ लीजिए केंद्र है। वाराणसी का विकास होगा तो पूरे पूर्वांचल का विकास होगा। बनारस को बेसिक चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कुछ नहीं है बनारस में। हम लोग कैसे रो रहे हैं बनारस में, आज समझ लीजिए कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उससे है कि बनारस की रोडें 1 महीने में कुछ ठीक हो गई, नहीं तो घर से निकलना मुश्किल था लोगों का। पूर्वांचल में मुलायम सिंह ने आजमगढ़ को चुना है और नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल ने बनारस को चुना है, तो इसको एक हब होना चाहिए और ये हब असल में काम करे सिर्फ बनारस या आजमगढ़ तक नहीं, बल्कि सचमुच भोजपुर इलाका जो पूर्वांचल का है। मोदी वहां से लड़ रहे हैं, मुलायम यहां से लड़ रहे हैं। यहाँ पे MY फैक्टर जो है काफी हावी है आजमगढ़ जिले में अगर देखा जाए, वहीं बनारस में ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं मनोज राजन त्रिपाठी आज रिक्शा चला रहा हूं। आपको कोई रोचक तस्वीर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि मेरे रिक्शे पर सवारी की शक्ल में जो रिक्शे वाला बैठा है वो पूर्वांचल के जुझारूपन की मिसाल है। ये तमाम रुकावटों और तंगहाली के बावजूद पूर्वांचल में मेहनत कशी की मिसाल है। कहते हैं अंग्रेजों ने 1857 की गदर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पूर्वांचल को जानबूझकर पिछड़ा रखा, लेकिन सच तो ये है कि आजादी के 6 दशक बाद भी पूर्वांचल बदहाल है, बदसूरत है। यही वजह है कि हर मर्तबा चुनाव में पूर्वांचल को विकास का सपना दिखाया जाता है। देखते हैं इस मर्तबा पूर्वांचल क्या सपना देख रहा है। यह है आजमगढ़ का लीडराबाद इलाका। कहते हैं यहां पर लीडरी आबाद रहती है, यानी नेतागिरी होती है। नेतागिरी की बातें होती हैं, कहा जाए तो लोग बातें छौंकते हैं, आपस में बहस करते हैं, और इस तरीके से कुछ यहां पर नेतागिरी आबाद रहती है। आप काफी वरिष्ठ हैं, क्या बहस है इस बार आजमगढ़ की? बहस किस मुकाम पर पहुंची है और क्या तय पाया गया है? देखिए, यहाँ जो मुख्य विचार बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या मुलायम सिंह चुनाव जीतेंगे, तो बहस में ये आ रहा है, देखने में आ रहा है कि मुलायम सिंह से तो लोग नाराज नहीं है, लेकिन उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कामों से जनता नाराज है। यह दोनों पूर्वांचल के केंद्र हैं और दोनों जगह से बड़े नेता लड़ रहे हैं। अब मकसद, या तो उनका मकसद होगा पूर्वांचल समाजवादियों का गढ़ रहा है, इसको तोड़ें, और इनका मकसद हो सकता है कि समाजवादियों के गढ़ को बचाया जाए। यहाँ पर जब टिकट का बंटवारा हुआ तो पहले समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपने पंचायती राज मंत्री बलराम यादव को चुनाव लड़ने के लिए उतारा। फिर एकाएक चुनाव का समीकरण जब उन लोगों के समझ में आने लगा कि चुनाव हमारे पक्ष में नहीं है, तो फिर उन्होंने हवलदार यादव को उतार दिया। जब एकदम चुनाव की स्थिति नज़दीक आ गई और ये हुआ कि समाजवादी पार्टी का यह गढ़ रहा है और हम चुनाव जो है जिस पोजीशन में हमको पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब इन लोगों को अंततः दूसरे ढंग से समझा करके मुलायम सिंह को ले आना पड़ा कि यहाँ की राजनीति, पूर्वांचल की राजनीति पर एक असर पड़ेगा उनका, क्योंकि पूर्वांचल में मोदी आ गए बनारस से चुनाव लड़ने, इसलिए मुलायम सिंह को लोग यहाँ से उतारे। मुलायम सिंह के आने का यहाँ पूर्वांचल में बहुत अधिक असर नहीं होने वाला। मोदी वहां से लड़ रहे हैं, मुलायम यहाँ से लड़ रहे हैं। यहाँ पे MY फैक्टर जो है काफी हावी है आजमगढ़ जिले में अगर देखा जाए, वहीं बनारस में ऐसा कहीं कुछ नहीं। आपकी क्या लगता है, आपकी क्या होने वाला है इस चुनाव में? अगर मैं एक पूरे सिनेरियो की बात करूं पूर्वांचल की 27 सीटों में, पूर्वांचल की, उसमें
बीजेपी ज्यादा रहेगी। ऐसा क्यों? इसलिए मोदी की लहर अच्छी चल रही है। असल बात तो यह है कि मौजूदा वक्त में कुल 27 सीटें जो पूर्वांचल की हैं, जो पूर्वांचल की 27 सीटें हैं, उन 27 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 9 सीटें बीएसपी के पास और 8 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन का संदेश मुलायम, तुम्हारा देश मुलायम, जन का संदेश मुलायम, तुम्हारा देश मुलायम। क्या प्रतीक यादव की जमीन बनाने के लिए मुलायम सिंह यहां पे आए हैं या मोदी बनारस से खड़े हुए इसलिए यहां पर आए हैं? क्या वजह है? ये तो अखबार की अपने लोगों की सोची समझी बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ मूल मुद्दा है। नहीं, क्या प्रतीक यादव को टिकट लेने के लिए यहाँ से मांग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें नहीं हैं। मूल मुद्दा यहाँ पर है कि जो सांप्रदायिक ताकतें पूर्वांचल में सर उठा रही थी, जिस तरह से मोदी का हुआ खड़ा करके यहाँ सांप्रदायिक ताकतें पूर्वांचल को घेरने का काम कर रही थी, इस नाते मुलायम सिंह यादव को आजमगढ़, जो धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा जिला माना जाता है, पूर्वांचल आज यहाँ समाजवादियों का गढ़ है। यहीं पे राहुल शंकरदयाल जी थे, यहीं कैफी आजमी साहब, यहीं पे अल्लामा शिबली नुमानी साहब, यहीं पर इस्लाम साहब जैसे आईजी और जज हुआ करते थे। इस नाते मुलायम सिंह यादव ने कहा आजमगढ़ में पूर्वांचल से चल करके पूर्वांचल में हम पूरे देश में धर्मनिरपेक्षता का संदेश, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का संदेश देने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मुलायम सिंह के नेतृत्व में देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और आजमगढ़ अपना प्रधानमंत्री देख रहा है। रमाकांत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो? रमाकांत देश का नेता कैसा हो? रमाकांत जैसा हो। अब की बार नरेंद्र मोदी ने चुनाव किया बनारस का कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे ताकि पूरे पूर्वांचल से लेके पूरी 27 सीटों का मामला है, पूर्वांचल से लेके बिहार तक इसका असर जाए। क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह ने आजमगढ़ उसी के जवाब में लिया है? पहली बात तो आपने जो सवाल किया है इस पर मुझे बहुत हंसी आ रही इस बात की कि जो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में जिसकी वजह से हवा बनी है, आप 10-5 जिले 27 जिले में सीमित कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं ये वोटों के ध्रुवीकरण का एक तरीका है? ऐसा है, मुलायम सिंह यादव वोट की राजनीति कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर बच्चा, हर व्यक्ति राष्ट्रवाद की सोच रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ मैं मनोज राजेंद्र त्रिपाठी पूर्वांचल की इलेक्शन यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। आजमगढ़ और बनारस के जरिए पूर्वांचल की 27 सीटों पर सियासी प्रहार, उसका बिहार की 12 सीटों पर मार का असर क्या रहता है, इसका नतीजा 16 को पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।